तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो के हमारे BPCC 113 मनोचिकित्सा विकास की समझ और चिकित्सा, जो कि हम लोग का नेक्स्ट बुक है, जिसमें आज हम लोग अपने आप पढ़ेंगे हम लोग BPCC 113 की यूनिट फर्स्ट मनोविदलता को। ठीक है, बुक दो पार्ट में डिवाइडेड है, खंड 1 और खंड 2। बुक 400 पेज की है, तो हम लोग को धीमे धीमे करके पढ़ना है। चैप्टर्स लंबे हैं, इसके मानी बात है, तभी 400 बुक की पेजेस की बुक हुई है। तो यूनिट 1 मनोविदलता। ठीक है, चलो आओ इसे थोड़ा सा देखते समझते हैं। ठीक है, प्रस्तावना से हम लोग सोच रहे स्टार्ट करें, जैसे सीखना और आसान हो हम लोग का। अकादमिक परामर्शदाता डॉक्टर महिमा BBAPCH कार्यक्रम के, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना, के शिक्षार्थियों के साथ बातचीत कर रही है और वह BPCC 113 के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा कर रही हैं। आइए हम BAPCH सॉरी हम अपनी प्रोग्राम भूल गए। BAPCH के शिक्षार्थियों के साथ उनके बातचीत पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर महिमा, हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियाँ, हेलो मैम, है ना, नमस्ते मैम। डॉक्टर महिमा, तो क्या हम BPCC 113 के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करने के लिए तैयार है? हाँ मैम। हे सीमा, जो कि एक स्टूडेंट है, मैम मेरा एक प्रश्न है। मैम, यह वही पाठ्यक्रम है जो हमने पिछले सत्र में पढ़ा था, हम इसका फिर से अध्ययन क्यों कर रहे हैं ना? ये तो एक बार पहले पढ़ चुका है एक बुक में। डॉक्टर महिमा, नहीं सीमा, वो पाठ्यक्रम नहीं है। जैसा कि आपने देखा है, इस पाठ्यक्रम के शीर्षक BPCC 111 के समान है, लेकिन आपको इससे स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं तो इस पाठ्यक्रम का शीर्षक मनोवैज्ञानिक विकारों को समझना और चिकित्सा है, बल्कि BPCC 111 मनोवैज्ञानिक विकारों को समझना था, तो इसमें चिकित्सा ऐड भी है। रहीम, फिर मैम क्या फ़र्क है? डॉक्टर महिमा मुस्कुराते हुए कही, मुझे आपकी जिज्ञासा पसंद आ रही है। BPCC 111 मनोवैज्ञानिक विकार के विषय में था, और यह पाठ्यक्रम जो कि BPCC 113 है, एक तरह का BPCC 113 का विस्तार है, जहां हम कुछ मनोवैज्ञानिक विकारों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम इनमें मनोवैज्ञानिक विकारों की चिकित्सा के विषय में भी चर्चा करेंगे। जॉन, तो मैम उपचार में क्या हम दवा आदि के विषय में बात करेंगे? डॉक्टर महिमा, जॉन, हालांकि फार्माकोथेरेपी के विषय में कुछ सीखेंगे, परंतु सभी शिक्षार्थियों को याद रखने की आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक औषधि निषेधन नहीं करते हैं, मतलब वो दवाइयाँ नहीं देते हैं। नवज्योत, ऐसे में मैम हम विकारों का उपचार कैसे करेंगे? डॉक्टर महिमा, वैसे विभिन्न मनोचिकित्सा है जिसके विषय में हम इस पाठ्यक्रम में खंड 2 में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ मनोवैज्ञानिक विकारों पर चर्चा करेंगे जिनमें हम BPCC 111 में नहीं सीख पाए थे। तो आइए शुरू करते हैं इन मनोवैज्ञानिक विकारों पर चर्चा के साथ। ठीक है, तो इसमें 2 खंड है, जैसे कि पहले में बताया गया है कि इस प्रकार पाठ्यक्रम में 2 खंड है, 1 और 2 विभाजित किया गया है। खंड 1 मनोवैज्ञानिक विकारों पर चर्चा करता है, खंड 2 चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग को पहला स्किप करके डायरेक्ट सेकंड पढ़ना चाहिए, नहीं, हम लोग विकार वाला फिर से पढ़ेंगे। तो DSM-5 और ICD क्या है, हम लोग पहले एक बार पढ़ चुका है। DSM का पूर्व रूप मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल है। यह मूल रूप से एक पुस्तिका है जो मानसिक विकारों का निदान करने के विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करती है। प्रत्येक मानसिक विकार जिसे हम वर्गीकृत करते हैं और उसके निदान के लिए मानदंड इस मैनुअल में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इस अमेरिकन साइक्रियाटिक एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया, और ये नवीनतम DSM-5 2013 में जारी किया गया था, जिससे पहले DSM-4 TR का पालन किया जाता था। और ICD क्या है? यद्यपि वर्तमान पाठ्यक्रम में हमने DSM-5 के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकारों पर चर्चा की है, ICD के साथ साथ विकारों के वर्गीकरण के लिए कुछ अनुकरण किया गया है। ICD का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी वर्गीकरण रोगों और संबंधित विकारों समस्याओं के लिए और WHO द्वारा बनाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ICD का नवीनतम संस्करण जो ICD-11 2019 स्वीकार किया गया था और 2022 के बाद लागू होगा। ठीक है, तो मनोविदलता क्या है? निम्नलिखित उदाहरणों में विस्तार करें। एक 25 वर्षीय महिला रोती है और आपको बताती है कि वो लोगों
के रोने और गाली देने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक 45 साल की महिला कई दिनों से चुपचाप बैठी रहती है और किसी बात पर या किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अगर आप उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आपको टकटकी लगाकर देखती है। एक 30 वर्षीय व्यक्ति जो लैपटॉप के कमरे को यह दावा करते हुए ढक देता है कि वह एलियन वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। जो वह करता है वो लैपटॉप को लाल कपड़े में लपेटता है और उसे अपनी अलमारी के अंदर बंद कर देता है। ठीक है। उपरोक्त प्रत्येक मामले में मनोविकलता के होने की संभावना है। ऐसी स्थिति एक व्यापक स्पेक्ट्रम जो व्यक्ति के संज्ञात्मक और भावात्मक क्रियाशीलता जिसके अंतर्गत भ्रम, विभ्रम, अव्यवस्थित बोनी व्यवहार और अनुचित भावनाएं सम्मिलित है को प्रभावित करता है। मनोविकलता एक गंभीर स्थिति है जो दैनिक क्रियाशीलता के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इस स्थिति की पहचान वास्तविकता के हटकर अपनी भ्रम विभ्रम की दुनिया में विलीन रहना है। अव्यवस्थित अतार्किक सोच जिसमें विचार तार्किक रूप से संबंधित नहीं होना, दोषपूर्ण धारणाएं और ध्यान लगाने की क्षमता, अशांत भावनाएं, भावात्मक अभिव्यक्ति की कमी या अनुचित भावनाएं को अशांत व्यवहार, चाल में गड़बड़ी, अव्यवस्थित बिखरा हुआ भेष, आत्म देखभाल की कमी इसकी विशेषता है। मनोविकलता से पीड़ित लोग वास्तविकता से भ्रम को विभ्रम की अपनी दुनिया में ले जाते हैं, यह देखते हुए कि यह दैनिक जीवन कामकाज के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। मनोविकलता व्यक्ति और उनके परिवारों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मनोविकलता के लक्षण एक स्थिर अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने और रोजगार में एक चुनौती बन सकते हैं, जिसके कई मामलों में व्यक्ति अक्सर बेघर हो जाते हैं। सभी मानसिक विकारों में मनोविकलता सबसे जटिल और गंभीर है, जो सामान्य जनसंख्या के लगभग 1% को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर किशोरावस्था में शुरुआती अवस्था में शुरू होता है, आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पहले होता है। मनोविकलता से ग्रसित लोगों में आमतौर पर जीवन भर तीव्र एपिसोड प्रसंग होते हैं और प्रसंगों के बीच कम गंभीर लेकिन फिर भी चुनौतीपूर्ण लक्षण बने रहते हैं। मनोविकलता से ग्रसित लगभग 50% लोगों में के साथ ही नशे व अत्यधिक सेवन करने की आदत भी पाई जाती है। सामान्यतः जनसंख्या की तुलना में आत्महत्या करने की संभावना 12 गुना अधिक है। मनोविकलता से पीड़ित व्यक्ति केवल इन परिस्थितियों से ही परेशान नहीं होता बल्कि इससे जुड़े लांछन से ही परेशान होता है। उन्हें भेदभाव, उपहास और सामान्य तौर पर समाज द्वारा अवमूल्यन का सामना करने की संभावना रहती है। परिवार का परित्याग आत्मबात है। मनोविकलता के चिकित्सक में उन्नत शोध के बावजूद मनोविकलता से पूरी तरह से ठीक होना दुर्लभ है। मनोविकलता के कारण और चिकित्सा की खोज को विभिन्न प्रस्तुतियों और लक्षणों के संयोजन जैसे विभ्रम, भ्रम, भाषा के विकार, भावना और सामाजिकरण की उपस्थिति से जटिल बना दिया गया है। DSM-5 मनोविकलता स्पेक्ट्रम विकार के प्रमुख के तहत मनोविकलता को अन्य संबंधित मानसिक विकारों की पहचानता है। अन्य संबंधित विकारों में स्किज़ोफ्रेनिक विकार, सिज़ोफ्रेनिफॉर्म विकार, भ्रम संबंधी विकार और संक्षिप्त मनोविकृति विकार सम्मिलित है। इस इकाई में हम मनोविकलता और अन्य संबंधित मानसिक विकारों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मनोविकलता क्या है। मुख्य तौर पर वास्तविक दुनिया को अपनी काल्पनिक दुनिया से मिला लेना या भ्रम और विभ्रम बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाना, जिस चीज़ों में अपनी वास्तविक दुनिया में उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होना और उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा भावात्मक और संज्ञात्मक रूप से जुड़ जाना। मनोविकलता का व्यापक दर 1% से थोड़ी कम है और लगभग 0.7% है, जिसका अर्थ है कि 140 में से लगभग एक व्यक्ति जो कम से कम 55 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है वह विकार विकसित करेगा। हालांकि यह संख्या उन लोगों के लिए है जो ऐसे परिवारों से आते हैं जहां कभी सिज़ोफ्रेनिया का मामला नहीं आया। कुछ व्यक्तियों में दूसरों की तुलना में इस विकार के विकसित होने की सांख्यिकीय रूप से अधिक जोखिम हो सकता है। उदाहरण के लिए इसमें वे लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिनके माता पिता
मनोविकलता से ग्रसित थे। मनोविकलता के अधिकांश मामले किशोरावस्था के अंत में और शुरुआती वयस्कता में शुरू होते हैं। हालांकि दुर्लभ मामलों में बच्चों के मनोविकलता का निदान किया जा सकता है। और क्या है, ली और सहकर्मियों के अनुसार मनोविकलता की व्यापकता दर लिंग के आधार पर अंतर है। अर्थात मनोविकलता से पीड़ित प्रत्येक तीन पुरुषों पर केवल 2 महिलाओं का निदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनोविकलता महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पहले शुरू होता है। महिलाओं की मनोविकलता की शुरुआत देर से हो सकती है, जो एस्ट्रोजन जैसे महिला हार्मोन द्वारा निभाई जाने वाली सुरक्षात्मक भूमिकाओं के कारण होती है। मनोविकलता की शुरुआत जल्द होने के अलावा पुरुषों में मनोविकलता का रूप भी अधिक गंभीर होता है। मतलब पुरुषों में पहले भी हो सकती है, जल्दी होने की अवस्था भी रहती है, और पुरुषों में ज़्यादातर होने में की अवस्था होती है महिलाओं की तुलना में, और ये बहुत गंभीर भी होती है पुरुषों में महिलाओं की तुलना में। मनोविकलता की अवधारणा के इतिहास को देखते हुए, लंबी चौड़ी कहानी है इतिहास की, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो मनोविकलता स्पेक्ट्रम विकारों के लिए DSM-5 मानदंड। तो चलो इसको समझते हैं। कम से कम 1 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए निम्नलिखित में से 2 या अधिक, और उनमें से कम 1, 2, 3 होना चाहिए। मतलब जो 3-4 दिए हुए ये व्यामोह, डिइल्यूजन, विभ्रम होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को भ्रम होता है, एक विभ्रम होता है, ठीक है। तीसरा होना चाहिए अव्यवस्थित भाषा, कुछ भी बड़बड़ाना, कुछ भी चीज़ों से कुछ भी चीज़ का वास्तविकता या क्या बोलते हैं विभ्रम और व्यामोह के जैसी बातें करना, एलियन और अन्य चीज़ों की। चौथा, पूरी तरह से अवस्थित या कैटेटोनिन व्यवहार। और 5वां है नकारात्मक लक्षण जैसे कम भावात्मक अभिव्यक्ति की कमी, ठीक है। 20 सामाजिक व्यावसायिक दुष्क्रियता, अशांति की शुरुआत के बाद महत्वपूर्ण अवधि के लिए कामकाज के प्रमुख क्षेत्रों में से एक हानि, कार्य पारस्परिक संबंध या आत्म देखभाल। सी अवधि विकार के कुछ लक्षण कम से कम 6 महीने के निरंतर अवधि तक रहना चाहिए। इस 6 महीने की अवधि में कम से कम 1 महीने के लक्षण सम्मिलित होने चाहिए या उपचार होने पर कम, जो मानदंड ए को पूरा करते हैं, और उससे अवशिष्ट लक्षणों की अवधि सम्मिलित हो सकती है। शेष अवधि के दौरान केवल नकारात्मक लक्षण मौजूद हो सकते हैं। डी स्क्लेरोफ्रेटिक और मेजर मनोदशा बहिष्करण। स्क्लेरोफ्रेटिक विकार और साइकोटिक फीचर्स के साथ बाइपोलर और डिप्रेसिव विकार से इनकार किया गया है। ये पदार्थ सामान्य चिकित्सा स्थिति बहिष्करण, किसी पदार्थ या किसी अन्य चिकित्सा स्थिति के प्रभाव से गड़बड़ी नहीं होती। लंबी चौड़ी कहानियां हैं। मनोविकलता के लक्षणों का अवलोकन, ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉब्स फोर्स नैश जूनियर 1994 ने आर्थिक विज्ञान के में नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन अपने अधिकांश जीवन के लिए उन्होंने मनोविकलता के साथ अपने संघर्ष के खिलाफ अपनी गणितीय प्रतिभा को संतुलित किया। ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड में उनके जीवन और संघर्ष को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। जॉन नैश की बौद्धिक प्रतिभा और मनोविकलता के साथ उनका इतिहास, और दोनों कम उम्र में शुरू हुए। एक युवा लड़के के रूप में नैश एक विलक्षण छोटा लड़का, एकांत अंतर्मुखी था, एक सामाजिक रूप से अलग हुआ करता था और बौद्धिक रूप से औसत रूप से ऊपर था, लेकिन औसत से कम प्रदर्शन करता था। उसके खराब सामाजिक कौशल के कारण उसके माता पिता उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर कर किया, हालांकि उन्हें उसका आनंद नहीं मिला। एक वयस्क के रूप में नैश ने श्रम, विभ्रम और व्यामोह का अनुभव किया। उन्होंने पीटरसन कॉलेज के एक रूममेट के विषय में विभ्रम किया और दोनों को उत्पीड़न का व्यामोह था कि रूसी जासूसों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है और भव्यता
का भ्रम था कि उन्होंने एक गुप्त सेवा एजेंसी के लिए काम किया था जो उन्हें गुप्त कोड को डिकोड करने की सहायता करती थी। उन्होंने टिप्पणी की कि मैंने अपने अपने दिमाग में टेलीफोन कॉल की तरह कुछ सुनना शुरू कर दिया जो मेरे विचारों के अवरोध में थे। उनकी पत्नी दीवारों पर लेखन के साक्ष्य खातों के साथ अनिश्चित व्यवहार की पुष्टि करती है, एक अलग नाम के साथ खुद का जिक्र करते हुए विस्तृत कथा, निरर्थक पोस्टकार्ड लिखना और पूर्व सहयोगियों को लगातार फ़ोन करना। वह इस बार मनोरोग अस्पताल में स्वीकृत थे और कई हफ्तों तक इंसुलिन से प्रेरित शॉक चिकित्सा प्राप्त की। अपनी हालत के लिए दुर्लभ जॉन नैश 20 से अधिक वर्षों से पूरी तरह से छूट में थे। जॉन नैश 20 से अधिक वर्षों से पूरी तरह छूट में थे, मतलब किसी का रोक टोक नहीं था। वर्ष 2015 में जॉन नैश और उनकी पत्नी का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। आइए अब मनोविद्यता के विभिन्न लक्षणों को देखें। यह केस स्टडी थी, एक तरह से समझ सकते हो। मनोविद्यता के लक्षणों की शुरुआत सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सकारात्मक लक्षण में ऐसी भावनाएं या व्यवहार सम्मिलित थे जो आमतौर पर मौजूद नहीं होते हैं। व्यवहार और अनुभव के सामान्य प्रदर्शनों में अधिकता होती है। ठीक है। विचित्र और अजीब व्यवहार सकारात्मक लक्षण की विशेषता है। विभ्रम और व्यामोह सकारात्मक लक्षणों के एक उदाहरण है। नकारात्मक लक्षणों के सापेक्ष सकारात्मक लक्षण अचानक शुरुआत और तीव्र एपिसोड से जुड़े होते हैं। नकारात्मक लक्षणों की तुलना में मस्तिष्क और मनोरासायनिक परिवर्तन से जुड़े हैं और अपेक्षाकृत संज्ञानात्मक हानि कम होती है। इसलिए सकारात्मक लक्षणों के रोगियों में सुधार अपेक्षाकृत बेहतर होता है। दूसरी ओर नकारात्मक लक्षण उन भावनाओं और व्यवहारों की कमी को संदर्भित करता है, अर्थात सामान्य व्यवहार की अनुपस्थिति कमी मौजूद होती है, सामान्य व्यवहार कम होता है। वे सकारात्मक लक्षणों के रूप में नाटकीय नहीं है, लेकिन फिर भी मनोविद्यता को बेहतर हानिकारक पहलू है और अक्सर उपचार करना अधिक कठिन होता है। सकारात्मक लक्षणों की तुलना में नकारात्मक लक्षणों की शुरुआती कपट पूर्ण ढंग से होती है और वे जटिल प्रकृति के होते हैं। नकारात्मक लक्षणों में भाषा की कमी, इच्छा शक्ति न्यूनता, भाव शून्यता, उदासीनता और असामाजिकता सम्मिलित है। वे सकारात्मकता मस्तिष्क परिवर्तन और महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक हानि से जुड़े हैं जो दबाव से बड़े पैमानों तक प्रभावित नहीं होते हैं। नकारात्मक लक्षणों की प्रबलता वाले मनोविद्यता के लिए सकारात्मक लक्षणों की तुलना में पूर्वानुमान खराब है। सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों के अलावा एक तीसरा आयाम को भी मनोविद्यता के लक्षण विकारों में जोड़ा गया है, जिसे असंगठित व्यवहार कहा जाता है और अव्यवस्थित लक्षणों की अव्यवस्थित भाषा, प्रभाव और व्यवहार सम्मिलित है। यह प्रभाव मनोविद्यता के इटियोलॉजी और चिकित्सा पर शोध में बहुत उपयोगी रहा है। ठीक है। तो सकारात्मक लक्षण है व्यामोह, विभ्रम। नकारात्मक लक्षण इच्छा शक्ति की बहुत कमी हो जाती है, वाक अयोग्यता, भाव शून्यता, किसी चीज़ महसूस नहीं होती है, और असामाजिकता, किसी से मिलना जुलना नहीं होता। भाव अभिव्यक्ति, किसी से कुछ अपने भाव को व्यक्त नहीं करना, दुख में भी शांति से रहना, सुख में भी शांति से रहना और शांत स्वभाव में भी कुछ नहीं बोलना, समझना मुश्किल हो जाना। ठीक है। असंगठित लक्षण होता है विघटित भाषा होनी चाहिए वैसे तो, या भाषा है, ठीक है। विघटित भाव और विघटित व्यवहार। सकारात्मक लक्षण जैसे कि मैं बात कर चुका है व्यामोह। व्यामोह लैटिन शब्द से जुड़े के लुड़े से आया है, जिसका अर्थ है खेलना। व्यामोह वे चालें हैं जो मन व्यक्ति पर खेलता है। ध्यान से समझना है क्या बात बोला, बहुत बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। व्यामोह वे चालें हैं जो मन व्यक्ति पर खेलता है, जो जिसमें मन प्रबल हो जाता है और व्यक्ति पर खेलता है। यह एक गलत धारणा को संदर्भित करता है जो विरोधाभासी सबूतों के बावजूद दृढ़ता से कायम है। मतलब हमें लगता है ये विरोधाभासी सबूत है, उसके बाद भी हम अपने उसी चीज़ों में लीन होते हैं एकदम। यह कहता गलत होगा कि मनोविद्यता से पीड़ित सभी लोगों को व्यामोह होता है, लेकिन उनमें से 90% में यह मौजूद होता है। कई अलग अलग प्रकार के व्यामोह है, कुछ अधिक सामान्य उत्पीड़न और
अन्य सामान्य और अन्य काम सामान्य है। उदाहरण के लिए कॉटर्ड सिंड्रोम जो अपेक्षाकृत दुर्लभ स्थिति है जिसमें किसी एक या व्यायामों की एक श्रृंखला सम्मिलित हो सकती है, जैसा किसी ने अपने शरीर के अंग, रक्त या शरीर के अंग खो दिए हैं, और व्यक्ति यह जोड़ दे सकता है कि किसी ने अपनी आत्मा खो दी है या वो मर गया है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यायाम हो दिया है, जिसे समझना भी उतना कुछ बड़ी बात नहीं है। बचपन का व्यायाम हो, दैनिक व्यायाम हो, या चलो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, सिंपल ही रहेगा क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दंडात्मक उत्पीड़न व्यायामों, उत्पीड़न से व्यायामों स्थित उत्पीड़न के व्यायामों स्थिर और तर्कहीन विश्वास है किसी ने कि व्यायामों है कि किसी को किसी तरह से नुकसान या परेशान किया जा रहा है ना। हमें ये इस बात का व्यायामों हो चुका है कि हमें बहुत या तुम्हें बहुत परेशान किया जा रहा है या बहुत तकलीफ दी जा रही है। कोई मुझे पकड़ने के लिए बाहर है, ये आपको व्यायाम हो चुका है या हमें हो चुका है आपके लिए, या हम आप किसी को भी हो सकता है। वैसे ये नियंत्रित व्यायामों में एक तर्कहीन विश्वास होता है कि किसी व्यक्ति को किसी बाहरी एजेंसी, अन्य लोग, सरकार, एलियंस, भगवान आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। नियंत्रण व्यायामों की ये जो जो भी आप बोल रहे हो, ये किसी ने आपको पहले ही से नियंत्रित किया हुआ है। आप हिप्नोटाइज हो या किसी भी तरीके के अन्य किसी भी तरीके की क्या तर्कहीन विश्वास जिसमें कोई इम्पोर्टेंट ना हो, एक ऐसी बात बड़प्पन का व्यायाम हो, महत्व, शक्ति, ज्ञान या पहचान के अतिरंजित भावना को दर्शाता है। इसमें देवत्व या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ असाधारण संबंध में विश्वास भी सम्मिलित है। उदाहरण के लिए जॉन नैश का मानना था कि वह अखबार और पत्रिकाओं में सोवियत द्वारा भेजे गए गुप्त कोड को डिकोडिंग करने में सक्षम था और CIA द्वारा नियोजित किया गया है। मतलब बड़प्पन का व्यायाम था, मतलब कोई ऐसी महत्व अपने आप को दे दी गई, शक्ति दे दी गई, ज्ञान आ गया अपने मन में यह सोचना, और पहचान बना ली गई अतिरंजित भावना को में अपने व्यक्ति की, कि अब आप अपने आप को अब एक CIA के एजेंट समझ रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें आई है ये एक नॉर्मल जो कि क्या बोलते हैं पोस्ट कार्ड भी है या आपको कुछ मिला है, तो ये क्या है, ये एक आपको कोड मिला है जिस जो आपको रशिया से आया है, ये क्या सोवियत संघ से आया है, जिसे आप डिकोडिंग करना है अभी आपको, और आप ऐसी धारणा बना लिया हो। दैहिक व्यायाम एक तर्कहीन विश्वास को संदर्भित करता है कि किसी भी भौतिक शरीर अक्सर भारी स्रोत द्वारा आमतौर पर नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का मानना है कि चिकित्सा और पारिवारिक आश्वासन के बावजूद उसका बायां पैर मुड़ गया है। ये दैहिक व्यायाम हो गया कि अपने शरीर के बारे में गलत चीज़ों के बारे में सोचना, कि चिकित्सा बोल रहे तुम्हारा पैर सीधा है, तुम्हारे घर वाले बोल रहे तुम्हारा पैर सीधा है, लेकिन वो सब तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा पैर तुम मुड़ा है और तुम्हें जैसे दर्द ना हो, दुख ना हो, तो वो उसका पैर रियल में सीधा ही है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसका पैर मुड़ गया है। संदर्भ की धारणा, इस भ्रम में एक निश्चित विश्वास होता है कि रोजमर्रा की घटनाओं में एक स्वयं के लिए विशेष संदर्भ होता है। मतलब ये जो आज के समय में हम बता रहे हैं, आज से लगभग 1 महीना हो गया, लगभग अक्टूबर में हुआ था ना इजराइल का युद्ध। तो ये चीज़ें सोचना कि संदर्भ की धारणा, इस चीज़ों का जो हुआ है वो खासम खास मेरे लिए हुआ है, कि जैसे हम ये चीज़ों को समझ पाए कि इन लोगों के साथ ऐसा करना है या वैसा करना है, या वो चीज़ की वैल्यू ऐसी है ना, चीज़ों को समझ पाए, ऐसी बातें होती है। फिर आगे हम लोग चलिए विभ्रम पे। कभी कभी हमें अवधारणा अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि हमारा नाम पुकारते सुनना या किसी चीज़ों को हिलते डुलते देखना, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। कि कोई आप दूर से हो या कोई किसी को राम बोला तो उसे आम सुनाई देना, आम बोला तो नाम सुनाई देना, या बोला यहाँ क्या काम है तो यहाँ क्या नाम है उसको ये सुनाई देना, ऐसी चीज़ें हो सकती है, ये विभ्रम कहलाता है। और बहुत सारे तरीके का होता है, अंधेरे में एक रस्सी को देखना और ये समझना कि वो सांप है, वो हमें डस लेगा, ये सब चीज़ें एक विभ्रम होती है। तो विभ्रम भी कई तरीके के होते हैं ऐसे तो।
नकारात्मक लक्षण कहाँ से आ गए? नकारात्मक लक्षण, मनोविकलता के नकारात्मक लक्षणों की चर्चा इस बार है। इच्छा शक्ति, अच्छा सॉरी ठीक है, क्योंकि हम लोग वो विभ्रम पूरा खत्म हो गया ना, जैसे कि हम आपको समझा दी क्या है विभ्रम है। तो फिर आगे हमारे नकारात्मक लक्षण, मनोविकलता के नकारात्मक लक्षणों की चर्चा इस प्रकार है। इच्छा शक्ति न्यूनता, अपने आत्मबल में अपनी शक्ति कुछ नहीं होना। इच्छा शक्ति जो होती है लोगों की एक इच्छा शक्ति होती है जिससे वो अपने लक्ष्य, अपने क्या बोलते हैं एम और अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक इच्छा शक्ति रखते हैं। इच्छा शक्ति न्यूनता से तात्पर्य प्रेरणा की कमी और स्व देखभाल काम और या स्कूल जैसी नियमित गतिविधियों में बने रहने की क्षमता में इच्छा रुचि की अनुपस्थिति है कि रोज अब स्कूल जाते हैं, इच्छा शक्ति नहीं, आज नहीं जाएंगे, और इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है। ट्यूशन नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, ये सब इच्छा शक्ति की कमी होती है। ठीक है। वाक्य योग्यता, वाक्य योग्यता का अर्थ है भाषा की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी यानी मनोविकलता के वाले लोग ज़्यादा बात नहीं करते, वह एक या दो शब्द में प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, हाँ नहीं, ठीक है, देखते हैं, कल बताएंगे, रहने दो। सिंपल कुछ शब्दों में ही वो उस प्रश्न को उत्तर बंद कर देते हैं, या नहीं मालूम, कुछ भी दो अर्थ, ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। भाव शून्यता, भाव शून्यता उन गतिविधियों में रुचि है कथित आनंद के अनुभव की एक अनुमानित हानि है जिसमें आमतौर पर सभी के लिए सुखद माना जाता है, लेकिन भोजन, सामाजिकरण, यौन संबंध, शौक, टीवी देखना आदि होता है। ठीक है। किसी भी चीज़ में भाव नहीं होना, कुछ भी देख रहे हैं एक जैसे ही चाह रहा है, कोई हंसी किसी ने तब भी एक जैसा चाह रहा है, रोना हुआ, कोई इमोशनल टाइप की चीज़ हुई तब भी एक जैसा ही चाह रहा है। ठीक है। असामाजिकता, मनोविकलता वाले कुछ लोगों में असामाजिकता संबंधों में गंभीर कमी होती है। लोगों से मिलना नहीं, उदाहरण के लिए अपने कुछ दोस्तों, खराब सामाजिक कौशल और अन्य लोगों के साथ रहने में बहुत कम रुचि होती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, भले ही वो आपको बहुत अच्छा दोस्त है, कुछ भी हो, धीरे धीरे असामाजिकता होती है। फ्लैट अभाव, भावनात्मक अभिव्यक्ति का ना होना, फ्लैट अभाव भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति की कमी है। इन लक्षणों वाला व्यक्ति स्पष्ट नहीं हो सकता है, एक पोकर चेहरा हो सकता है, दूसरे को बेजान घूर सकता है और चेहरे की मांसपेशियां गतिहीन हो सकती है। इसकी आवाज़ भी चपटी और टोनलेस होती है और हो सकता है कि वह जवाब देते समय दूसरों की तरफ ना देखे। यह बड़ी संख्या में मनोविकलता वाले लोगों को प्रभावित करता पाया गया है। मतलब उन चीज़ों पर ध्यान ही ना देना जिससे बात करना या दूसरों को एकदम अलग तरीके से देखना होता है। किसी भी अन्य चीज़ों को देखना, उससे बात करना या उन अन्य चीज़ों को देख के सामने वाले का जवाब देना। अभिव्यक्ति विघटित लक्षण, मनोविकलता के विघटित लक्षण इस प्रकार है। विघटित अव्यवस्थित भाषा, मनोविकलता विचारों की दो प्रकार की विक्षुलता अर्थात सामग्री और रूप में विक्षुलता के विषय में बात करते हैं, जबकि सोच और व्यायामों की उपस्थिति विचार और सामग्री की गड़बड़ी के संकेत दे सकते हैं। अव्यवस्थित सोच, भाषा, विचार, रूप में गड़बड़ी है जिसे औपचारिक विचार विकार भी कहा जाता है। लंबी चौड़ी कहानी रहेगी। कमजोर साहचर्य, नियोगवाद, क्लैग एसोसिएशन साहचर्य, वाक्य योग्यता, लोग वाक्य योग्यता में बहुत धीमी गति से बोलना या उसके प्रश्नों के असहजता का अभाव होना। मनोविकलता से पीड़ित व्यक्ति वर्णन करता है कि अव्यवस्थित भाषा देना कैसा होता है। मेरे विचार सब गड़बड़ हो जाते हैं, मैं किसी चीज़ के विषय में सोचना या बात करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि लंबी चौड़ी बुक है, हम लोग को बहुत सारा पढ़ना है अभी भी इस यूनिट में। मनोविकलता के प्रकार, तो एमिल केपलिन ने मनोविकलता के 3 उप प्रकारों के बीच अंतर किया, पैरानॉर्डल, अव्यवस्थित और
कैटेटोनिया, जिसका उपयोग DSM-5 तक किया गया था। ठीक है। पैरानोडल व्यामोही मनोविद्यलता, मनोविद्यलता नैदानिक तस्वीर में व्यामोह और या विभ्रम की उपस्थिति का बोलबाला है। इसके अतिरिक्त नैदानिक परिस्थिति, अवस्थित भाषा प्रभाव, कैटेटोनिया और अवस्थित व्यवहार प्रमुख नहीं है। ठीक है, मतलब इस प्रवृत्ति में व्यामोह और विभ्रम ज़्यादा होता है। एलियन होना, किसी की आवाज़ सुनाई देना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। असंगठित मनोविद्यलता, अव्यवस्थित मनोविद्यलता वाले व्यक्ति में नैदानिक परिस्थिति में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य है। अव्यवस्थित भाषा, बहुत कम बोलना। अव्यवस्थित व्यवहार, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना। सपाट और अनिश्चित प्रभाव, हालांकि कैटेटोनिया के मानदंड पूरे नहीं होते। और अव्यवस्थित मनोविद्यलता को शुरू में हेबेफ्रेनिया कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। कैटेटोनिन मनोविद्यलता, कैटेटोनिन मनोविद्यलता में क्रियाशीलता से संबंधित गड़बड़ी, कठोरता, क्षोभ या अजीब व्यवहार प्रमुख है। वे लंबे समय तक मोमी लचीलेपन को प्रदर्शित करने या अंगों और शरीरों की स्थिति को बनाए रखने की संभावना रखते हैं। समान एक जगह पर खड़े रहना, एक जगह पर बैठे रहना और कठोर, क्षोभ और अजीब व्यवहार करना। मनोविद्यलता को प्रभावित करने वाले जैविक कारक, कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं। कुछ आनुवंशिक कारक मतलब होते हैं जो आपके माता पिता से मिलते हैं, जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है वो उसका आनुवंशिक कारक होते हैं। जिसमें पारिवारिक अध्ययन होता है जो माता पिता से आपको मिलता है। आपके जुड़वा अध्ययन, मनोविद्यलता वाले जुड़वा बच्चों का अध्ययन, यह निष्कर्ष निकलता है कि समान जुड़वा बच्चों में एक मनोविद्यलता है तो 48% बार दूसरे जुड़वा को भी मनोविद्यलता होता है ना। दत्तक अध्ययन है, यह अपेक्षा करना उचित है कि मनोजैगोटिक जुड़वा समान जुड़वा में मनोविद्यलता का उच्च दर हो सकती है, क्योंकि उनमें द्वियुग्म गैर समान जुड़वा की तुलना में अधिक समान वातावरण में पैदा होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान जुड़वा हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। इस प्रकार एक मान लेना उचित है कि जुड़वा अध्ययन मनोविद्यलता के कारण में आनुवंशिकता को महत्व पड़ता है। ठीक है, हम समझ गए। आणविक आनुवंशिकी सोच से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के आनुवंशिक बनावट उसे मनोविद्यलता स्पेक्ट्रम विकारों के प्रति संवेदनशील बनाती है, न कि विशेष रूप से केवल मनोविद्यलता के लिए। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि मनोविद्यलता के लिए कोई एक जीन नहीं बल्कि संयोजन में काम करने वाले कई जीन मनोविद्यलता स्पेक्ट्रम और अन्य मानसिक विकारों की चपेट में आते हैं। जन्म पूर्व प्रभाव, ठीक है, जीनोटाइप व्यक्त हुआ है या नहीं जैविक और पर्यावरणीय परिचय पर निर्भर करता है। प्रसवपूर्ण जोखिम के कारण जीन कभी कभी उत्प्रेरक होते रहते हैं। सोच से पता चलता है कि समान जुड़वा बच्चों जो मनोविद्यलता के लिए असंगत हैं, उनमें कुछ पर्यावरणीय कारक जुड़वा के लिए मनोविद्यलता के जीन के लिए ऑन करते हैं, जो कि मनोविद्यलता विकसित करता है, न कि स्वस्थ जुड़वा के लिए। विषाणु जनित संक्रमण, कुछ संक्रमण हो सकता है बचपन में ही, गर्भावस्था में जन्म की जटिलताएं होती है। प्रारंभिक पोषण में कमी, मातृ तनाव होता है, घर में तनाव हो सकता है, तंत्रिका विकासात्मक कारक हो सकता है, आपके क्या बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंट फैक्टर्स ही सही तरीके से काम ना किया हो तो मनोविद्यलता हो सकती है। तंत्रिका संरचना कारक हो सकती है, मस्तिष्क अध्ययन या कोई दिमाग में न्यूरो एनाटोमिक अंतर की सूचना मिली है। शोध ने सुझाया कि मस्तिष्क के क्षेत्रों में समस्यात्मक समस्याएं जैसे कि टेम्पोरल लोब, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और थैलेमस मनोविद्यलता की शुरुआत के पहले मौजूद है। शायद जन्म के पूर्व में शुरुआती इनके अलावा ललाट लोल में असमान रूप से कम गतिविधि मनोविद्यलता वाले लोगों में दिखाई जाती है। ललाट लोब में समस्याओं को नकारात्मक लक्षणों और मनोविद्यलता वाले व्यक्तियों में पाए जाने वाले ध्यान संज्ञानात्मक घात में फंसाया गया है। तंत्रिका रासायनिक कारक, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके
मनोविद्यता के कारक हो सकते हैं डोपामाइन परिकल्पना। मनोविद्यता मस्तिष्क में अत्यधिक डोपामाइन का परिणाम है। अधिक मात्रा में डोपामाइन प्रभावित हो जाता है जब, तो भी आपका दिमाग ज़्यादा हवा में उड़ने लगता है, जिसके कारण भी मनोविद्यता हो सकती है। ग्लूटामेट परिकल्पना। ग्लूटामेट उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है और इससे रिसेप्टरों को NMDA रिसेप्टरों कहा जाता है। केटामाइन और पीजीएम लंबी चौड़ी कहानियां हैं। तंत्रिका संज्ञात्मक कारक न्यूरोकॉग्निटिव फैक्टर्स, ज़्यादा सोचना विचार करना, ये भी आपको। सामान्य व्यक्तियों की तुलना में मनोविद्यता वाले लोग न्यूरोसाइकोलॉजिकल कार्यों में संख्या पर खराब प्रदर्शन करते हैं और उनमें प्रक्रियाओं समय का धीमा ध्यान लगाने की क्षमता में कमी और खराब कामकाजी स्मृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए निरंतर प्रदर्शन प्रदर्शन कार्य जैसे निरंतर ध्यान कार्यों में मनोविद्यता वाले लोगों के लिए प्रदर्शन खराब है, मतलब अधिक देर तक ध्यान नहीं लगा पाना, ये सब भी इनमें होता है। मनोविद्यता के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं कुछ। तो प्रारंभिक संबंध है, आ गया लंबी चौड़ी बातें, क्या है ऐसा हो रहा है। शहरी जीवन अप्रासन, शहरी जीवन भी लोग अपने ऊपर, अपने पैसों में, अपनी चीज़ों में व्यस्त होते हैं, जिस कारण भी होता है। अप्रवासन सॉरी वही हम सोच रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं हम। अप्रवासन शहरी जीवन में मनोविद्यता के बढ़ते जोखिम के साथ इसका संबंध मनोविद्यता के हेतु की में तनाव के सामाजिक प्रतिकूलता की भूमिका को दर्शाता है। समर्थन में यह देखा गया है कि पहली पीढ़ी यानी दूसरे देश में पैदा हुए लोगों में मनोविद्यता विकसित होने का जोखिम 2.7 गुना था। दूसरी पीढ़ी में अप्रवासियों के लिए यह जोखिम 4.5 गुना हो जाता है। इस संबंध में कई परिकल्पनाओं पर चर्चा की गई है कि यह, लेकिन मतलब अलग अलग जगह विस्थापन करना, दूसरे देश में पैदा होने वाले लोग, मतलब हम पैदा हुए इंडिया में लेकिन फिर कुछ समय बाद हम दूसरी जगह चले गए, या हमारे लोग यहाँ आए और हम यहाँ पैदा हो गए, लेकिन हमारे परवरिश जो गर्भावस्था काल था वो अमेरिका का या कहीं भी विदेश का रहा हो। कैनबिस अम्यूज मांग या कुप्रयोग। समाज आबादी के सापेक्ष मनोविद्यता वाले लोगों में भांग को दुगुना धूम्रपान करने की संभावना होती है। मतलब अधिक तरह भांग का कुप्रयोग करने के संबंध है। युवा व्यक्ति में भारी भांग से उपयोग में उन्हें 17 वर्ष की आयु में मनोविद्यता विकसित होने की संभावना 6 गुना अधिक हो जाती है। मनोविद्यता का प्रवणता तनाव मॉडल, ठीक है। कुल मिलाकर मनोविद्यता का कारण क्या है, इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। विकार को हेतुकी जटिल है। प्रवणता तनाव मॉडल के माध्यम से मनोविद्यता के हेतुकी को अच्छी तरह से संप्रेषित किया जा सकता है। प्रवणता मनोविद्यता के तनाव मॉडल के अनुसार जैविक कारक स्किज़ोफ्रेनिया विकसित करने के लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति निसंदेह मनोविद्यता के हेतुकी में एक भूमिका निभाते हैं। मतलब आनुवंशिक कारक प्रमुख रूप से होते हैं। आनुवंशिक प्रवृत्तियों को पर्यावरणीय कारकों द्वारा आकार दिया जा सकता है, फिर उसके बाद होते हैं वो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि प्रसवपूर्व जोखिम, संक्रमण और तनाव जो मस्तिष्क के विकास के महत्वपूर्ण अवधि के दौरान होते हैं। अनुकूल जन्मपूर्ण वातावरण और स्वस्थ पारिवारिक वातावरण जैविक रूप से कमजोर व्यक्ति और स्किज़ोफ्रेनिया जिनके व्यक्ति को रोक सकता है। एक व्यक्ति के लिए जो मनोविद्यता विकसित करता है वो आनुवंशिक कारकों को पूर्व निर्धारित करना कई पर्यावरणीय जोखिम कारकों के साथ योगात्मक और संवेदनात्मक तरीकों से संयोजित करता है। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनती जा रही है। अन्य मनोविकृति विकार, मनोविद्यता प्रकार विकार, मनोविद्यता भाव विकार, व्यामोह विकार, जैसे कि हम लोग पहले ये सब चीज़ पढ़ चुका है। संक्षिप्त मनोविकृति विकार, जैसे कि हमने इसके नाम से पता चलता है कि संक्षिप्त मनोविकृतिकता विकार मनोविकृतिकता के लक्षणों का एकाकुन पूर्वानुमान, विसंगठित वाक्य अथवा व्यवहार का पूर्वानुमान है। यह एपिसोड बहुत कम समय के लिए होता है। मनोविद्यता के निदान के लिए पूर्ण अधिपत्र नहीं होता। व्यक्ति अपने पूर्व स्तर के क्रियाकलापों पर वापस लौट आता है और दोबारा
कभी इस एपिसोड के होने की संभावना नहीं होती। बहुत अधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में इस एपिसोड के होने की संभावना होती है। मनोविकलता के लिए चिकित्सा 1950 के दशक से पहले चिकित्सा बहुत सीमित थी। वर्तमान युग में उपलब्ध चिकित्सा 1950 के दशक से भिन्न है, जब एंटीसाइकोटिक्स पेश किए गए थे। आइए हम उपलब्ध चिकित्सा के कुछ विकल्पों को देखें। जैविक चिकित्सा। हमें लंबे समय तक ज्ञात है कि मनोविकलता की किसी एक प्रकार की जैविक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। एंटीसाइकोटिक दवाओं की खोज से पहले इंसुलिन कोमा चिकित्सा का उपयोग किया जाता था, जिसमें रक्त शर्करा को स्तर को कम करके रोगियों को कोमा का कारण बनने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता था। उस समय इंसुलिन कोमा चिकित्सा का उपयोगी पाया गया था, लेकिन इससे गंभीर बीमारियां और मौत हो सकती थी। उस समय के दौरान साइकोसर्जरी और फ्रीफंड लोबोटॉमी का भी इस्तेमाल किया गया था और 1930 के दशक के अंत में मनोविकलता के उपचार के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव चिकित्सा ECT का इस्तेमाल किया गया था। मनोविकलता वाले लोगों के लिए ECT बहुत प्रभावी साबित हुआ है। 1950 के दशक में न्यूरोलेप्टिक्स या एंटीसाइकोटिक दवाएं विकसित की गई, जिन्होंने मनोविकलता वाले लोगों के लिए वास्तविक आशा प्रदान की। ये दवाएं व्यायामों और विभ्रम जैसे सकारात्मक लक्षणों को कम करने में सहायता प्रदान करती है। हालांकि यह सामाजिक वापसी जैसे नकारात्मक लक्षणों के लिए उनका प्रभाव मामूली था। न्यूरोलेप्टिक्स डोपामाइन एंटागोनिस्ट है। वे मस्तिष्क में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं और दिमाग को सही करते हैं। सीधी बात में 6 सप्ताह की ये लंबी चौड़ी कहानी है। मनोसामाजिक चिकित्सा। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि मनोचिकित्सा रोगियों में मनोसामाजिक समस्याओं और अंतर्दृष्टि प्राप्ति करने में सहायता प्रदान कर सकती है, जो कि मनोविकलता का कारण बनती है। हालांकि अब स्पष्ट है कि मनोचिकित्सीय हस्तक्षेप मनोविकलता का उपचार नहीं कर सकते। मनोसामाजिक हस्तक्षेपों का उपयोग मनोविकलता वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों को बीमारी का प्रबंधन करने और पुनरावृत्ति को रोकने में सहायता करने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अस्पतालों में भर्ती मनोविकलता के रोगियों को सामाजिक कौशल, आत्म देखभाल और व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए व्यवहार तकनीकों का उपयोग करने कार्यक्रम विकसित किए हैं। सो गाइस, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो गई है, 42 मिनट, जबकि 43 मिनट के पास पहुंच चुकी है। तो किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो हम बहुत अच्छे, कोई टीचर तो है नहीं वैसे, लेकिन जैसे भी होता है आप लोग को समझाने के लिए पढ़ा देते हैं। और समझ में आया तो आप लाइक बटन दबाइएगा, नहीं समझ में आया तो भी दबाइएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करता है। तो यूनिट 2 में हम आपको मिलेंगे, और किसी भी तरीके की कोई डाउट और प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो, पर्सनली आपको कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी बहुत सारी आईडीज दी हुई है, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, दुआ सलाम सत श्री अकाल। और ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट में आपको एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिल जाएगा। तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मन लगा के पढ़ो। टाटा बाय बाय।